मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार शिखर आईएएस के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने उपस्थित हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास के साथ। विदित हो कि हम लोग ने अपने पहले क्लास में आरबीआई की मौद्रिक नीति के संबंध में बात की थी और उससे जुड़ी हुई अवधारणाओं के बारे में विधिवत विवेचन किया था। जिस संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी आरबीआई के द्वारा किस प्रकार अपनी मौद्रिक नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न टूल्स का सहारा लिया जाता है। उन टूल्स के संदर्भ में हम लोगों ने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ की बात की थी। और आरबीआई की मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है, मैंने पहले ही क्लास में आपको स्पष्ट किया था कि इसका उद्देश्य होता है कि देश की जो महंगाई दर चल रही है, मतलब देश में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और उसके सापेक्ष देश की जो विकास दर है, अर्थात देश की जो ग्रोथ रेट है, तो इन्फ्लेशन रेट और विकास दर दोनों के मध्य सामंजस्य को बरकरार रखना आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य बताया गया था। अगर यह सामंजस्य किसी कारणवश डगमगाने लगता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी हमारी डगमगाने लगती है। इसीलिए इसका नियामक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पैनी निगाहों से विकास दर और महंगाई दर के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास करती है, जिसके संदर्भ में अभी मैंने बात किया कि बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एमएसएफ, लैफ, सीआरआर, एसएलआर जैसे विभिन्न प्रकार के टूल्स का प्रयोग करती है। क्योंकि जब बाजार में मुद्रा पूर्ति दर का घटना और बढ़ना, फिर से समझिएगा, बाजार में मुद्रा पूर्ति दर मनी सप्लाई रेट कभी ज़्यादा हो जाती है तो उसके परिणाम दूसरे फॉर्म में आते हैं, और महंगाई की मुद्रा पूर्ति दर जब कभी घट जाती है तो उसके दुष्परिणाम दूसरे रूप में सामने आते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें एक संतुलन की अवस्था में बरकरार रहे, यही मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य आरबीआई की मौद्रिक नीति का है, जिसके संबंध में हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में पहले ही बात कर लिया था। उसी के संबंध में आज हम लोग उसी श्रृंखला की दूसरी कड़ी में बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अवधारणा एनडीटीएल की। तो बात हम लोग करने चल रहे हैं एनडीटीएल। तो आइए देखते हैं कि आखिर में ये एनडीटीएल क्या है। तो मैं आपको बताता हूं बहुत ही सहज और आसान भाषा में कि एनडीटीएल का मतलब एन फॉर यहाँ पर नेट है, दिमाग में रखिएगा, एन फॉर नेट है, डी फॉर यहाँ पर डिमांड है, टी फॉर यहाँ पर टाइम है और एल फॉर यहाँ पर लायबिलिटीज है। अब देखिए इस अवधारणा में 4 शब्द हैं। तो पहले क्या देख लेना है कि जो लायबिलिटीज, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर में लायबिलिटीज क्या होती है। और दूसरी चीज जो लायबिलिटीज है उसके 2 प्रकार है, एक डिमांड वाली साहब लायबिलिटीज है और दूसरी टाइम वाली लायबिलिटीज है। ठीक है, तो जो लायबिलिटीज है उसके 2 प्रकार है, एक ऐसी लायबिलिटीज जो डिमांड आधारित है और एक ऐसी लायबिलिटीज जो टाइम आधारित है। तो इनको हम लोग तथ्यात्मक रूप से विधिवत समझने चल रहे हैं। तो सबसे पहले इन अवधारणा को समझने के लिए हम लोग देखते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आखिर में ये एनडीटीएल के कंटेंट में इसकी मूल आत्मा क्या है। तो देखिए जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि जैसे बैंक होते हैं, अब यहाँ से मेरे लेक्चर को थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा कि जो बैंक होते हैं, बैंक के पास क्या होता है, डिपॉजिट्स आती है। और ये जो डिपॉजिट्स हैं या तो ये पब्लिक करेगी, जनता करेगी, यानी हम आप जैसे बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, या ये डिपॉजिट संस्थाएं करेंगी, कारपोरेट्स करेंगे उनके द्वारा। तो जो ये डिपॉजिट्स बैंक के पास गई, तो आप समझते हैं कि जब बैंक के पास पब्लिक या इंस्टीट्यूशंस या कारपोरेट्स ने अपने डिपॉजिट्स जमा कर दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि समय के साथ बैंकों को ब्याज के साथ उस धन को लौटाना भी है।
तो ये बैंक क्या करेगा, इन लोगों को क्या करेगा, लौटाएगा। तो बैंक के द्वारा जमा किया गया, बैंक के पास जनता के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो धन जमा किया गया है, बैंकों की वो लायबिलिटीज है। तो पहली चीज मैं सोचता हूं कि बैंकों की लायबिलिटीज क्या होती है, आप इस तथ्य को समझ गए होंगे कि लायबिलिटीज का मतलब जिम्मेदारी। तो बैंक की जिम्मेदारी क्या है कि जो भी डिपॉजिट्स है, जो भी है, उनको वापस करना है। आप समझिए, इस बैंक के द्वारा जो डिपॉजिट जमा हो गई है, बैंक इसको क्या करेगा, तो बैंक जब इस डिपॉजिट्स को आगे बढ़ाता है कि लोन के रूप में क्या करता है, आगे लोन दे देता। अब लोन भी किसको देगा बताइए, एक तो इंडिविजुअल्स को दे सकता है, व्यक्तियों को देगा, या कारपोरेट्स को देगा, तो लोन भी देना है। लेकिन अब यहां पे समझिएगा कि जो लोन बैंकों के द्वारा इंडिविजुअल्स को या कारपोरेट्स को दिया गया है, तो समय के साथ बैंकों को वो लोग ब्याज के साथ पैसा लौटाएंगे। भाई आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो विद इंटरेस्ट जो भी ब्याज दर होगा उसके साथ समय के सापेक्ष आपको पैसा लौटाना है ना। तो यहाँ पर बैंक को एक बांटा गया लोन समय के साथ मिलना है, वो भी ब्याज दर के साथ। तो इसको कहते हैं बैंक का असेट्स। इनको क्या कहते हैं, बैंक का असेट्स। तो बैंक के पास दो चीजें हैं, एक लायबिलिटीज है, जमा किया हुआ वह धन जो देना है, और दूसरा जो असेट्स है, यानी उसको बैंक को जो स्वयं मिलना है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी बुनियादी तौर पर। अब इसके बाद मैं आपको इसके अगले चरण में कुछ अन्य बातें बताता हूँ। तो मेरा मानना है कि आप लायबिलिटी शब्द को समझ गए होंगे। अब मैंने जो बताया कि ये जो लायबिलिटीज है, ये साहब दो नेचर की है। पहली क्या होती है, डिमांड लायबिलिटीज, और दूसरी क्या होती है, टाइम लायबिलिटीज। तो हम लोग एक एक अवधारणाओं पर गहरी दृष्टिपात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सप्लेन करने चल रहे हैं कि डिमांड लायबिलिटीज क्या है। पहली चीज, डिमांड लायबिलिटीज की हम लोग परिभाषा आसान भाषाओं में जान लें कि डिमांड लायबिलिटीज बैंकों की वह लायबिलिटीज है, डिमांड लायबिलिटीज बैंकों की वह लायबिलिटीज है जिसको जनता के द्वारा किसी समय मांगे जाने पर, पब्लिक के द्वारा, कारपोरेट्स के द्वारा किसी समय मांगे जाने पर बैंकों को वापस करना है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट में पैसा जमा है तो जब चाहे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डिमांड लायबिलिटीज का पार्ट है। तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि आखिर में डिमांड लायबिलिटीज के अंतर्गत कौन कौन से अवधारणाएं, कौन कौन से बिंदु शामिल किए जाते हैं, यानी उसके टूल्स क्या है। डिमांड में देखिए पहली चीज क्या होती है, सेविंग डिपॉजिट्स, यानी आम जनता के द्वारा बचत खाते में जो पैसा जमा किया जाता है उसको कहते हैं सेविंग डिपॉजिट। और आप सुपरिचित है कि जो भी आपका बैंक में पैसा जमा है, आपको जरूरत पड़ने के हिसाब से किसी भी समय वह धन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है इसका बिंदु, करेंट डिपॉजिट। आप ये भी जानते हैं इकोनॉमिक्स में बुनियादी बात है कि एक सेविंग अकाउंट खुलता है आम जनता के लिए, और व्यापारिक उद्देश्य के लिए जो अकाउंट खुलता है उसको करेंट अकाउंट कहते हैं। तो करेंट अकाउंट से संबंधित जो डिपॉजिट्स हैं वो करेंट डिपॉजिट्स हैं। किसी व्यापारी का बैंक में पैसा जमा है, वो अपने पैसे को किसी भी समय निकाल सकता है और बैंक को यह देना पड़ेगा। तीसरा क्या है इसमें बिंदु, डिमांड ड्राफ्ट्स, जो डीडी बनते हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स बनते हैं। डिमांड ड्राफ्ट्स भी हमारे डिमांड डिपॉजिट का, डिमांड लायबिलिटीज का पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके चौथा क्या है इसमें, मार्जिनल होल्ड्स अगेंस्ट एलसीएस और बीजीएस। समझिएगा, मार्जिनल होल्ड्स मतलब जो चीजें, एलसीएस का मतलब क्या होता है, लोन कोलैटरल्स। कोई भी लोन जब आप लेते हैं तो बैंक उनके अगेंस्ट में कोई चीज गिरवी रखवाती है, कोलैटरल्स रखवाती है। उसी तरीके बीजीएस का मतलब क्या है, बैंक गारंटीज, बैंक के पास कुछ गारंटीज जमा करनी पड़ती है। तो इन चीजों को कहते हैं मार्जिनल होल्ड्स अगेंस्ट एलसीएस और बीजीएस। तो ये चीजें
डिमांड लायबिलिटीज का पार्ट है। डिमांड लायबिलिटीज में सेविंग डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, मार्जिनल होल्ड्स अगेंस्ट एलसीआर और पीजीएस शामिल किया जाता है। अब जो दूसरे प्रकार की लायबिलिटी है उसको हम लोग टाइम लायबिलिटी कहते हैं। ये साहब कैसी लायबिलिटी है, जिनको एक निश्चित समय के बाद ही बैंक के द्वारा वापस करना, यानी जनता ऐसा डिपॉजिट अपने द्वारा डिपॉजिट किया गया बैंकों के पास ऐसा धन जिनको बैंक एक निश्चित समय के बाद ही देने के लिए बाध्य है। आखिर में देखते हैं कि टाइम लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आती है। ठीक है, तो इसमें पहली चीज क्या है, एफडी है साहब, जिसको आप फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हो। ठीक है, तो एफडी जो है, अब जैसे एफडी आपने 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल की कराई, तो 5 साल की एफडी है तो उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 5 साल बाद विड्रॉ होगा। तो बैंक को भी पता है कि ये धन तो मेरे पास डिपॉजिट हो गया है, लेकिन इसको हमको कब देना है, 5 साल बाद देना है। 10 साल की है तो 10 साल बाद, तो एक समय के साथ ही जो है इसको वापस करना है। लेकिन इसके संदर्भ में खास बात यहाँ पर है कि ऐसी एफडीज, ऐसी फिक्स्ड डिपॉजिट जो ओवरड्यू हो चुकी है, ओवरड्यू का मतलब ऐसी फिक्स्ड डिपॉजिट जो अपनी मियाद पूरी कर चुकी है, उनकी मैच्योरिटी हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बारीक है। तो ओवरड्यू डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है सदैव डिमांड लायबिलिटीज का पार्ट बन जाती है। ध्यान रखिएगा, केवल फिक्स्ड डिपॉजिट पूछा जाए तो ये पार्ट है टाइम लायबिलिटीज का, और ओवरड्यू या मैच्योर्ड डिपॉजिट्स जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाती हैं, किसका हिस्सा हो जाती है, डिमांड डिपॉजिट्स में। 5 साल की आपकी एफडी थी, पूरी हो गई, तो अब आप किसी भी समय बैंक में अपना धन लेने जा सकते हैं, तो वह कहाँ आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम लायबिलिटीज में पहला हम लोगों ने क्या देख लिया, फिक्स्ड डिपॉजिट। दूसरा चीज इसमें क्या आता है, आरडी। आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट वह धन होता है कि किसी अमाउंट को आप वन टाइम डिपॉजिट करते हो। 20,000 की एफडी कर दी 3 साल के लिए तो 20,000 आपने एक बार में दिया, 50,000 की कर दी तो उसको आपने एक बार में दिया। लेकिन आवर्ती जो होता है, रिकरिंग जो होता है, रिकरिंग का मतलब आप इसको मंथली थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं, भाई 500 रुपए महीने, 15 दिन में जमा कर रहे हैं 200 रुपए, 5-6 साप्ताहिक आरडी होती है, एक हफ्ते में भाई हम 300 रुपए जमा करेंगे। ठीक है, तो जो ये एक बार में नहीं दिया जाता है, यह धन बैंकों के पास जमा तो किया जाता है लेकिन टुकड़ों में किया जाता है, टुकड़ों अर्थात किस्तों में किया जाता है। और भी बताया जाता है कि 500 रुपए महीने आप जमा करेंगे तो 5 साल के बाद आपकी मैच्योर्ड वैल्यू इतनी मिलेगी। तो ये आरडी, एफडी टाइम लायबिलिटीज का पार्ट, उसी तरीके आरडी भी टाइम लायबिलिटीज का पार्ट। ठीक है, तीसरा बिंदु उसमें क्या है, कैश सर्टिफिकेट्स। बैंक के द्वारा कैश सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, जैसे बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे केसीसी है, जैसे किसान विकास बचत पत्र है ना, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो कैश सर्टिफिकेट्स वो भी टाइम के साथ होते हैं कि भाई 10,000 रुपए आपने 10 साल के लिए जमा कर दिया तो मैच्योर्ड अमाउंट दिया होगा। ठीक है, तो किसी योजना के अंतर्गत उनको कैश सर्टिफिकेट्स कहते हैं। इसी तरीके चौथा यहाँ पे क्या है, गोल्ड डिपॉजिट्स होता है, सोने को डिपॉजिट कराया जाता है बैंकों के पास, उसकी भी एक मियाद होती है कि भाई 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो भी समय आबद्ध प्रोग्राम हो गया। तो यहाँ पे फिर ये 4 चीजें मैंने आपको बता दी कि टाइम लायबिलिटीज के अंतर्गत फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, कैश सर्टिफिकेट्स और गोल्ड डिपॉजिट्स आते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो एनडीटीएल में एल फॉर लायबिलिटीज है उसके 2 पार्ट है, पहला डिमांड और दूसरा टाइम। तो ये 3 शब्दों से आप सुपरिचित हो गए। इसी क्रम में आपको एक तीसरे प्रकार की लायबिलिटीज भी है, उसके बारे में अवगत कराते हैं। उस तीसरी प्रकार की लायबिलिटीज को ओडीटीएल कहते हैं। शायद हो सकता है आपने यह शब्द ना सुना, लेकिन आज से आप सुपरिचित हो जाइए। ओडीटीएल साहब क्या है, ओ फॉर होता है अदर, डी फॉर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो ओडीटीएल फॉर अदर, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इसके अंतर्गत 2 बिंदुओं को शामिल किया जाता है। पहला बिल क्या है कि बिल्स पेबल, जो पे करने योग्य बिल है उनको यहाँ पे अदर में रखा जाता है।
या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स है उस पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, जमाओं पर जो ब्याज दिया जाता है उसको शामिल किया जाता है। और इसमें दूसरी चीज क्या है, अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड यानी ऐसा डिविडेंड, डिविडेंड बोले तो लाभांश हिंदी में, इंग्लिश में ज्यादा आसान है डिविडेंड। पहले आपको 2 लाइन में डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि जिस भी कंपनी का कॉर्पोरेट का शेयर होता है उस कंपनी को जो मुनाफा प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, उस मुनाफे को उस कंपनी या कॉर्पोरेट्स के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स में जो धन, लाभ का धन वितरित किया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो ऐसा डिविडेंड जो भी अनपेड है, देना बाकी है, किसी क्वार्टर में आपका शेयर 5,000 रुपए डिविडेंड आया तो बैंक को देना है ना, कंपनी को देना है, तो इसमें अनपेड या डिविडेंड आ जाता है। ठीक है, तो ये ओडीटीएल में 3 चीजें हो गई। तो आई थिंक मैंने आपको एनडीटीएल की अवधारणा 2 बिंदुओं पर, उसके बाद तीसरे बिंदु पर अच्छे से समझा ली है। अब यहाँ पर एक शब्द आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर संक्षिप्त में बात किया जाए, अगर संक्षिप्त में बात किया जाए कि आखिर में एनडीटीएल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कौन से अवयव है जो एनडीटीएल की अवधारणा को बनाते हैं, तो उसका इस लेक्चर के माध्यम से आपके लिए एक सूत्र बना दिया है। उस सूत्र को समझिए, एनडीटीएल बराबर, एनडीटीएल अब आप अवगत हो गए हैं, डीएल, डीएल का मतलब ये देखिए डिमांड लायबिलिटीज, और दूसरा टीएल, टीएल का मतलब टाइम लायबिलिटीज, यानी कि दोनों लायबिलिटीज को जोड़ देंगे। तीसरी चीज जो भी मैंने आपको बताई ओडीटीएल, यानी इसमें ओडीटीएल भी हो गया। तो कितने कंपोनेंट हो गए एनडीटीएल के, एनडीटीएल का पहला कंपोनेंट डिमांड लायबिलिटीज, एनडीटीएल का दूसरा कंपोनेंट टाइम लायबिलिटी, और तीसरा और अंतिम कंपोनेंट ओडीटीएल मतलब अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो जब तीनों चीजों को एक साथ जोड़ देते हैं तो तीनों चीजों का जो सम होगा, तीनों चीजों का जो योग होगा, उसी को एनडीटीएल कहते हैं। तो एनडीटीएल की अवधारणा मैं समझता हूं कि मैंने सहज और आसान भाषा में आपको समझा दिया है और उससे आप सहमत भी हो गए होंगे। इसी क्रम में एक बात ये बतानी है कि अब अगले क्लास में, क्योंकि मैं आपको सीआरआर और एसएलआर के कॉन्सेप्ट के साथ अगले क्लास में मैं आपसे मिलने वाला हूं, तो जब इन कॉन्सेप्टों को बताएंगे तो उस संदर्भ में एनडीटीएल की बात होगी। तो एनडीटीएल का सीआरआर और एसएलआर से क्या वास्ता है, क्या संबंध में है, इसकी बात करेंगे। तो जैसे सीआरआर और एसएलआर की कल जब परिभाषा है, अगले क्लास में जब परिभाषा बताएंगे तो आपको बताएंगे कि भाई कमर्शियल बैंकों को अपनी एनडीटीएल का 4% या 5% आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। तो आप कहेंगे कौन सा एनडीटीएल, एनडीटीएल उस कमर्शियल बैंक का कब से माना जाएगा। तो उस संबंध में एक बात आपको बड़ी बारीक बताने जा रहा हूँ कि जब कमर्शियल बैंकों की एनडीटीएल को काउंट किया जाता है तो उसका नियम क्या होता है कि 2 हफ्ते के पहले का, जहां से एनडीटीएल काउंट कर रहे हैं जिस भी कमर्शियल बैंक का, तो उसके 2 हफ्ते पहले का लास्ट फ्राइडे, यानी पिछले 14 दिनों का जो आखिरी वाला शुक्रवार होगा, लास्ट फ्राइडे होगा, वहां पर इस बैंक की स्थिति क्या है, इस बैंक का एनडीटीएल क्या है, वह अमाउंट उस बैंक की एनडीटीएल मानी जाएगी और उसी का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के निर्देशानुसार सीआरआर या एसएलआर के रूप में रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंकों को, सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास और एसएलआर के रूप में स्वयं अपने पास। तो आज का ये वीडियो मैं अपनी इसी अवधारणा के साथ यहीं पर समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में मैं इसी लेक्चर को सीआरआर, एसएलआर और अन्य कॉन्सेप्ट के साथ लेके आपके सामने उपस्थित होगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पिछले वीडियो की तरह आपका प्यार और आपकी सराहना मुझे लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।